इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी ईयू बहुत जोर लगा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जो WTO की शर्तें हैं, अगर हम वहीं तक रहें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दे वांट टू अस टू गो टू बियॉन्ड WTO। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को ट्रेड से लिंक कर रहे हैं। आपको ये सामान अगर ख़रीदना है तो FDI वहाँ लाना है, अगर आपको FDI लेना है तो आपको ये सामान ख़रीदना है। ये जो शर्तें हैं ये बहुत ख़तरनाक शर्तें हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि हेल्थ और एग्रीकल्चर ये तो दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। अगर EU से केंद्र सरकार सीधे सीधे समझौता कर रही है तो ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी आघात है। स्टेट्स गवर्नमेंट से उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की है, उनसे सलाह ही नहीं ली है, संसद में बहस नहीं की है, निगोशिएटिंग टेक्स्ट बताए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की इसी मुद्दे पर विचार कर रही है। और मैंने देखा है वहाँ जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, कम से कम भी 300-400 पेजेस के रिप्रेजेंटेशंस हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अलग दिया है, फार्मर्स का अलग है, ट्रेडर्स का अलग है, मेडिसिन वालों का अलग है। सर उस पर कमेटी विचार कर रही है, कल उनकी मीटिंग होने वाली है, लेकिन बिना उनके सुविचारित मंतव्य को ध्यान में रखे हुए द गवर्नमेंट इज प्रोसीडेड, प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन देयर। ये क्या जल्दी है इस बात की? क्या ये रोड मैप है सुधार का? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था को केवल इस तरह के FTAs के द्वारा सुधारेंगे, या इस देश की अपनी आर्थिक वाइटैलिटी, इसकी ऊर्जा को, इसकी क्षमताओं का विकास करेंगे? ये गहरे सवाल जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ बिना विचार किए हुए ये सरकार देश के ऊपर एक अन्यायपूर्ण समझौता लादने की तरफ बढ़ रही है। हम इसको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये मत कीजिए, ये गलत है। और इसलिए हमने मांग की है आज कि एक तो पहले इस जो बजट सत्र का बाकी हिस्सा बचा है उसमें सारे FTAs पर, सारे मुक्त व्यापार समझौतों पर, और विशेषकर जो EU से होने जा रहे हैं उसके बारे में खुली बहस होनी चाहिए। दूसरा, जो कुछ आपने निगोशिएशन की, वार्ता की जो शर्तें रखी हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, वो खुलासा कीजिए दस्तखत करने से पहले। और ये बताइए कि क्या आपने इन शर्तों का इम्पैक्ट क्या होगा उसका कोई असेसमेंट करवाया है? जैसे अंकटाड ने तो अपना असेसमेंट करा के दे दिया कि इसका नुकसान होगा। और मैंने देखा है कि ऐसी अनेक एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं जिन्होंने विभिन्न देशों में जो EU से हुआ है, मैक्सिको से क्या हुआ है, चिली से क्या हुआ है, उसका असेसमेंट करके दिया है कि चिली को कितना नुकसान हुआ है और EU को कितना फ़ायदा हुआ है, मैक्सिको को कितना नुकसान हुआ है, EU को कितना फ़ायदा हुआ है। तो आपने क्या कोई भारत से होने वाले इस समझौते का या जिन देशों से आपके हो चुके हैं उनके इम्पैक्ट असेसमेंट कराए हैं कि हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ा है? बहुत दिनों से जो हमारे आसियान से या और आस पड़ोस के देशों से हुए हैं उनके इम्पैक्ट जो जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो तो बहुत अच्छा नहीं है, उसके काफ़ी दुष्परिणाम मिल रहे हैं। और लोग, बहुत सी बड़ी मात्रा में कुछ चीज़ों की महंगाई इसीलिए बढ़ी है और कुछ चीज़ों के हमारे उत्पादन इसीलिए घटे। मैंने भी उसका अध्ययन किया था जब मैं कॉमर्स का चेयरमैन था कमेटी का। तो ये एक बहुत देश की अर्थव्यवस्था के विकास और इसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ गहरा सवाल है। इम्पैक्ट असेसमेंट तो ज़रूर होना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स से, किसानों से, डेयरी फार्मर्स से, SMEs से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और बड़ी इंडस्ट्रीज से, इन सब के साथ जब तक पूरी बात ना हो जाए, उनके विचार आप न सुन लें, पॉलिटिकल पार्टी से, स्टेट गवर्नमेंट से,
इन सब के साथ गंभीर चर्चा करने के बाद आप आगे बढ़िए, कॉन्सेंसस बनाकर आगे बढ़िए। हम इंटरनेशनल ट्रेड के विरोधी नहीं हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स के भी विरोधी नहीं हैं। हम तो WTO के सदस्य हैं, तो इसलिए मल्टीलेटरल ट्रेडीज़ भी होंगी, ट्रीटीज़ भी होंगी, बाईलेटरल ट्रीटीज़ भी होंगी, लेकिन वो उसकी हद के अंदर होनी चाहिए और देश के हित में होनी चाहिए, देश के हित को नुकसान पहुंचा के नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाना ज़रूरी है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ट्रीटी की शर्तें कैसे रखेंगे, इसके बाद आप वहाँ जाइए दस्तखत करने के लिए। साथ ही साथ कोई शर्त ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश के किसान, डेयरी फार्मर, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा व्यापारी, प्रोक्योरमेंट का जहाँ सवाल आता है, उसके हितों पर आघात करने वाला कोई समझौते में कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी ऐसे समझौते हैं जो देश के पॉलिसी स्पेस को नियमित करते हैं, यानी हमारी कानून बनाने की जो सॉवरेंटी है उसको जो प्रतिबंधित करते हैं, वो या जो हमारे मौलिक अधिकारों को जैसे स्वास्थ्य और भोजन है उसके ऊपर आघात करते हैं, और या जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर की, जो हमारे देश के संविधान का बेसिक फीचर है, उस पर आघात करते हैं, ऐसे सारे समझौते बिना पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के नहीं होने चाहिए। और इस मामले को हम अब संसद में भी उठाएंगे और बार बार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन समझौतों पर, इन शर्तों को जनता के सामने रखे हुए बगैर आप संविधान के इस प्रावधान का कि संधियाँ एग्जीक्यूटिव खाली कर सकती है, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि ये बात की जानी चाहिए कि संविधान में वो संशोधन किया जाए कि वो सारी संधियाँ जो देश की सॉवरेंटी पर, फंडामेंटल राइट्स पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी तरह से भी आघात करती हों, वो बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के, बिना मंजूरी के, बिना रेटिफिकेशन के दस्तखत नहीं होने चाहिए।